सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो लेके आए हैं। आज जो हम एमसीक्यू वीडियो पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली फंडामेंटल के टॉपिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है और बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो फंडामेंटल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इन वीडियो को द्वारा आप ये टॉपिक जो है क्लियर करने का मैं कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं एक नए एनर्जी के साथ में एक नया एमसीक्यू वीडियो। सबसे पहला, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease and infirmity. This state by United States Health Agency, National Institute of Health, National League for Nursing और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों का जवाब सही है। द करेक्ट आंसर इज WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने ये यूनिक डेफिनेशन दी हेल्थ की और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंट ऑफ एनी डिजीज कंडीशन। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। WHO के द्वारा दी गई ये डेफिनेशन है हेल्थ फॉर ऑल, है ना, कंप्लीट फिजिकल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक्ड टू द etiology विद द फ्रेज। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, नर्सिंग डायग्नोसिस उसको लिंक करते हैं etiology से, तो कौन सी फ्रेजेस काम में लेते हैं? फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे एज मैनिफेस्टेड बाय, रिलेटेड टू, एविडेंस्ड बाय और ड्यू टू। डायग्नोसिस को लिंक किया etiology से तो आंसर बनेगा रिलेटेड टू, है ना। कोई भी डायग्नोसिस, मान लो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड टू एनी etiology लाइक डिहाइड्रेशन और डायरिया, है ना। तो फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस रिलेटेड टू डायरिया। तो यहाँ पे वर्ड आएगा रिलेटेड टू, जो डायग्नोसिस को किससे लिंक करा? etiology। डायग्नोसिस क्या हो गया? फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस। और रिलेटेड टू क्या हो गया? डायरिया। तो डायरिया हो गया कोज etiology और प्रॉब्लम होगी फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस। नेक्स्ट है प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय। नर्सिंग प्रोसेस जो हम बनाते हैं, नर्सिंग प्रोसेस जिसमें पहले असेसमेंट होता है, फिर जो है वहां पे डायग्नोसिस बनता है, नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर इवेलुएट किया जाता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें प्लानिंग जो होती है वो में प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के द्वारा, इंटरपर्सनल थ्योरी के द्वारा, स्टेज ऑफ इलनेस मॉडल के द्वारा, मास्लो हियरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड के द्वारा। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स मास्लो हियरार्ची ऑफ ह्यूमन। मास्लो ने ये दिया है एक ट्रायंगल और जिस इसका बेस जो है बहुत बड़ा होता है, तो ये फिजियोलॉजिकल नीड है जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद में जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वन बाय वन नीड होती है। सबसे बेसिक नीड जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड को माना जाता है। तो मास्लो हियरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड के अनुसार जो है प्लानिंग करके नर्सिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। When caring for a client with a femoral venous catheter, it is essential for the nurse to, जब हम केयर कर रहे हैं और मरीज को फीमोरल वीनस कैथेटर लगा हुआ है, इट्स नॉट ए आर्टीरियल, इट्स वीनस कैथेटर, तो क्या चीज का ध्यान रखेंगे? पहला ऑप्शन है इरिगेट करेंगे कैथेटर को स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन से पेटेंसी बनाए रखने के लिए। दूसरा है मेंटेन करेंगे स्टेराइल टेक्निक जब हम काम कर रहे हैं कैथेटर के साथ में। तीसरा है असेस करेंगे प्रेशर ड्रेसिंग फ्रीक्वेंटली फॉर ब्लीडिंग। और लास्ट है लिमिट द मोबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब। तो अगर वो आर्टीरियल कैथेटर होता तो हम स्टेराइल टेक्निक और प्रेशर ड्रेसिंग और मोबिलिटी जो है उसको लिमिट करते, लेकिन ये कैथेटर कौन सा है? वीनस कैथेटर है। इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा इरिगेशन द कैथेटर विद स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन टू मेंटेन पेटेंसी। पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट असेंशियल नर्सिंग एक्शन होएगा। बी, सी और डी जो है वो आर्टीरियल कैथेटर से संबंधित बात यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग फ्लूइड बैलेंस इन ए क्लाइंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज। मरीज जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज का है, पेशेंट जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज का है, और उसमें फ्लूइड इम्बैलेंस को डिटरमाइन करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या रहेगा? नर्सिंग इंटरवेंशन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्लूइड बैलेंस है या ज्यादा है या कम है, इसका पता कैसे चलेगा? फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेजर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, वेट डेली और रिकॉर्ड फ्रीक्वेंट ऑफ बॉल मूवमेंट।
कौन सी चीज से आप पता करेंगे फ्लूइड बैलेंस का एंड स्टेज रीनल डिजीज के अंदर? नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा काम में लेंगे? तो याद रखिएगा, रीनल सिस्टम से संबंधित सबसे स्पेसिफिक बात जो होती है, सबसे स्पेसिफिक बात जो होती है वो ये रहती है कि फ्लूइड बैलेंस का पता हमें वेट से चलता है। ये सबसे स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन है। फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बताएगी हमें यूरिन के बारे में, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। मतलब वजन के बाद में इनका नंबर लग सकता है, लेकिन जब भी आपको पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक एक बूंद का हिसाब जो हमें दे सकता है वो वेट है ना। यूरिन इनटेक आउटपुट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के पास में बूंद बूंद का हिसाब नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कंसेप्चुअल बात है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी फ्लूइड इम्बैलेंस बैलेंस के बारे में पूछा जाए तो वेट सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी। बॉल मूवमेंट का संबंध फ्लूइड बैलेंस से नहीं है और उससे फ्लूइड बैलेंस का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है, व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर द साउंड व्हिच कैन बी हर्ड विद ए स्टेथोस्कोप प्लेस ओवर द आर्टरी इज टर्म्ड एज। आई थिंक सारे लोगों को पता होगा, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वीज, मरमर, क्रैकल और कोरस्कोप। वेरी गुड, एवरीवन आर करेक्ट। इट्स कोरस्कोप साउंड, है ना। कोरस्कोप साउंड जो होता है वो साउंड है जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, रिस्टेट को रखते हैं आर्टरी के ऊपर, तो साउंड सुनाई देता है, वो कोरस्कोप साउंड कहलाता है। वीज अस्थमा, मरमर साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज और क्रैकल साउंड जो है वो पल्मोनरी एडिमा या पल्मोनरी कंजेशन के अंदर देखने को मिलता है। Next, a woman in a labor is receiving an antibiotic. She suddenly complains of trouble breathing, weakness and nausea. The nurse should recognize that these signs are usually indicative of impending. लेबर रिसीव करी एंटीबायोटिक, सडनली उसको कंप्लेन हो रही है ट्रबल ब्रीदिंग का और वीकनेस और नोजिया हो रहा है। नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट दीज साइन आर यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ इंपेंडिंग। ये कौन से साइन है? जब ट्रबल ब्रीदिंग, वीकनेस और नोजिया हो रहा है लेबर के मरीज को एंटीबायोटिक लगते ही। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एनाफाइलैक्सिस और ब्रोंकोस्पाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। एंटीबायोटिक थेरेपी जो होती है, एंटीबायोटिक थेरेपी जो होती है उससे कई पेशेंट को जो है वहां पे एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है। ये ड्रग की वजह से होने वाली एनाफाइलेटिक रिएक्शन, टाइप 1 रिएक्शन होती है। तो एंटीबायोटिक से इंड्यूस एनाफाइलेटिक रिएक्शन है जिसके साइन है ट्रबल ब्रीदिंग, वीकनेस और नोजिया। तो ये इंडिकेट करते हैं कि मरीज को एंटीबायोटिक देते ही इस तरीके के सिम्टम आना एंटीबायोटिक की वजह से एनाफाइलेटिक रिएक्शन का होना है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म या ब्रोंकोस्पाज्म के साइन नहीं है। तो करेक्ट आंसर बनेगा सी, दैट इज एनाफाइलेटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर हाई पिच म्यूजिकल साउंड इन क्लाइंट ड्यूरिंग ए रेस्पिरेटरी असेसमेंट? हाई पिच म्यूजिकल साउंड, बहुत अच्छे। क्रोइंग, व्हीजिंग, स्टाइडर, साई। वेरी गुड, इट्स व्हीजिंग, है ना। म्यूजिकल साउंड जब भी बोला जाए, हाई पिच म्यूजिकल साउंड जब भी बोला जाए, ये व्हीजिंग कहलाता है। हाई पिच म्यूजिकल साउंड व्हीजिंग कहलाता है। The goal of nursing is to put the patient in the best condition for nature to act upon him. नर्सिंग का गोल है मरीज को उस बेस्ट कंडीशन में रखना जिससे नेचर उस पर एक्ट करे और पेशेंट एकदम सही रहे। ये स्टेटमेंट किसने दिया? अगर आपको कोई बड़ा बड़ा पता है तो एक एनवायरमेंटल थ्योरी नर्सिंग में चलती है, हेंडरसन, जीन वाटसन, मर्टा रोजर्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वेरी गुड। एनवायरमेंटल थ्योरी किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसने उस थ्योरी के अंदर ये चीज बोली है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, ए लेडी विद लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फादर ऑफ नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है। तो ये करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है, नर्सिंग इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। नर्सिंग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है ह्यूमन रेस्पॉन्सेज का हेल्थ और इलनेस के बारे में। ये डेफिनेशन किसने दिया है? अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये जो डेफिनेशन है बेसिकली दी गई है अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, एएनए के द्वारा। एएनए के द्वारा, एएनए जो है उसने बताया है कि नर्सिंग जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है ह्यूमन रेस्पॉन्सेस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। ये डेफिनेशन एएनए ने 1995 के अंदर दी है। इंपॉर्टेंट बात है, हेल्थ की डेफिनेशन एएनए के द्वारा दी गई डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मास्लो हिरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड द हाईएस्ट लेवल इज। ह्यूमन नीड के अंदर हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है मास्लो हिरार्ची के अकॉर्डिंग?
फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिलोंगिंग एंड लव, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे बेसिक नीड तो होती है फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, और सबसे हाईएस्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत कम रेशियो है, बहुत कम लोग वहां पर पहुंच पाते हैं, बहुत कम लोगों में ये आता है, लेकिन हाईएस्ट जो मास्लो हियरार्ची में ह्यूमन नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाती है। डी इज द करेक्ट वन। सबसे बेसिक नीड की बात हो, बेसिक की, तो फिजियोलॉजिकल नीड को माना जाता है सबसे बेसिक। सबसे बेसिक होती है फिजियोलॉजिकल नीड। What is the term used for normal respiratory rhythm and depth in a client? नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न और डेप्थ के बारे में कौन सी जो है टर्म जो है वो यूज किया जाता है? बहुत अच्छे, यूपनिया, एपनिया, ब्रेडिपनिया और टेकिपनिया। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज यूपनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन को यूपनिया कहते हैं, एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन एपनिया कहलाता है, स्लो रेस्पिरेशन ब्रेडिपनिया कहलाता है, और फास्ट रेस्पिरेशन टेकिपनिया कहलाता है। तो यहाँ पे जवाब बनेगा यूपनिया, क्योंकि टर्म है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इज कॉल्ड, दैट इज यूपनिया। Comprehensive individualized care provided by the same nurse throughout the period of care refers to। Comprehensive मतलब complete care, individualize करके care देना एक नर्स के द्वारा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एडमिशन, जो केयर है वो अगर दे रहे हैं पेशेंट को, तो किस तरह की केयर होगी ये? टीम नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग, होम हेल्थ नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग। 24 आवर्स जब केयर दिया जाता है, थ्रू आउट द पीरियड जो केयर दिया जाता है, इंडिविजुअल केयर दिया जाता है, उसको प्राइमरी नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दैट इज प्राइमरी नर्सिंग, है ना। इंडिविजुअल केयर फॉर 24 आवर्स बाय सेम नर्स, प्राइमरी नर्सिंग। टीम नर्सिंग के अंदर एक टीम बनती है और वो मिलके केयर देती है। होम हेल्थ नर्सिंग और क्रिटिकल केयर अलग अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है फिजिकल साइन इंडिकेटिव ऑफ पुअर न्यूट्रिशन आर ऑल एक्सेप्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन है डेंटल कैरीज, मोटल्ड अपीयरेंस, माल पोजिशन, ब्रिटल डिपिगमेंटेड इजीली प्लग्ड थिन एंड स्पेस हेयर, टंग डीप रेड इन अपीयरेंस, सरफेस पेपिला प्रेजेंट, स्पंजी ब्लीड इजीली, मार्जिनल रेडनेस, रिसेशन गम्स। फिजिकल साइन पूछे हैं पुअर न्यूट्रिशन के, माल न्यूट्रिशन के। तो जो माल न्यूट्रिशन होता है तो वहां पे डेंटल कैरीज होगा, मोटल्ड स्किन का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, स्किन जो है वो मोटल्ड हो जाएगी, और माल पोजीशन देखने को मिलेगी। तो ये तीनों के तीनों साइन है पुअर न्यूट्रिशन के। हमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा, इसलिए ये जवाब तो नहीं बन सकता क्योंकि ये साइन है। ब्रिटल डिपिगमेंटेड इजीली प्लग्ड थिन हेयर वहां पे पाए जाएंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे है। टंग डीप रेड इन अपीयरेंस, सरफेस पेपिला प्रेजेंट। तो टंग जो है वो डीप रेड है अपीयरेंस में, और सरफेस पेपिला अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये माल न्यूट्रिशन नहीं है, ये माल न्यूट्रिशन नहीं है। और हमें यही पूछा कौन सा साइन माल न्यूट्रिशन का नहीं है, तो सी यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का साइन नहीं है, ये करेक्ट आंसर बनेगा। डी में लिखा हुआ स्पंजी, ब्लीड इजीली, मार्जिनल रेडनेस, रिसेशन। तो गम्स, गम्स जो है वो स्पंजी है, आराम से ब्लीडिंग हो जाती है उससे, और मार्जिनल रेडनेस है वहां पे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से। और रिसेशन जो है, रिसेशन गम्स जो है वो वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये ए बी और डी जो है वो सारे के सारे पुअर न्यूट्रिशन के साइन है। सी जो है टंग डीप रेड इन अपीयरेंस एंड सरफेस पेपिला प्रेजेंट, ये पुअर न्यूट्रिशन का साइन नहीं है, ये नॉर्मल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मजेदार एमसीक्यूज आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाएं, ताकि हम जो है एक बेहतरीन मदद कर सके किसी का। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप हेल्पिंग हैंड बने और मैक्सिमम लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। और ज्ञान है बांटने से बढ़ता है। देखते हैं आप कितने लोगों को बांटते हैं और क्या आउटकम रहते हैं। तो आज ही संकल्प लीजिएगा, दृढ़ संकल्प लीजिएगा, और अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए डेफिनेटली चैनल को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।